हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं जैक द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है 2021-22 के परीक्षा के लिए। इससे आपकी परीक्षा की तैयारी पूरी तरह से हो जाएगी और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 40 मार्क्स का है। ये देखिए, यहाँ पे ये क्लास 10th के लिए है, सब्जेक्ट ये साइंस है और ये आपको समय दिया जाता है 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। ठीक है, ये सेट 1 है। इसमें हम सेट 1 का सारे सोल्यूशन और क्वेश्चन दोनों को देखेंगे और मैं आपको इसके प्रश्न के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से मैं समझाऊंगा। ठीक है, और ये टोटल 40 मार्क्स का है। देखिए, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, यानी कि सभी प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि इसमें कोई भी अथवा में क्वेश्चन नहीं रहेगा। यानी कि आपको जो भी है सारे क्वेश्चन के आंसर देना होगा, कोई भी आपको ऑप्शनल नहीं रहेगा। कुल 40 प्रश्न है इसमें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है आपको और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक आपको नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो चलिए फटाफट से हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं और इसके सॉल्यूशन को भी साथ ही साथ स्टडी करते जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण सीधा और आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है उसे हम लोग डिनोट करते हैं F = R/2 से, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F = R/2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका हो जाएगा B। ठीक है, अब पहला का क्या होगा, सी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। यानी प्रकाश की जो अपवर्तन की क्रिया होती है उसमें कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, तो हो जाता है आपका आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति आपकी ऐसी राशि होती है जो अपरिवर्तनीय होता है। ठीक है, वेग बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है, तो आवृत्ति जो है प्रकाश की और नहीं बदलती। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है, तो आपके फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा, कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ये 50 दिया है तो 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 8 नंबर का सवाल क्या है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो ये हो जाएगा आपका 1D यानी कि 1 डायऑप्टर। तो आंसर इसका B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, और अवतल लेंस की नेगेटिव। तो यहाँ उत्तल लेंस पूछा है तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर A हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होगा, कांच में। ठीक है, यानी वैसे पारदर्शी माध्यम जो ज्यादा सघन होंगे तो उसमें प्रकाश की वेग न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, तो देखिए सबसे सघन इसमें कौन है, कांच है, उसके बाद है आपका जल, उसके बाद है वायु, उसके बाद है निर्वात। तो यहाँ पे पूछ रहा है न्यूनतम वेग किसमें होगी, तो कांच में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, तो ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 डायोप्टर, और ये पॉजिटिव में होगा क्योंकि उत्तल लेंस है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 डायोप्टर। ठीक है, 2D। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा किसमें, अभी मैं बताया था पीछे कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है जो सघन माध्यम वाले ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए निर्वात में आपका प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा यानी कि सबसे तेज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। तो दिए गए प्रक्रम में देखिए श्वसन जो होती है प्रक्रिया वो ऊष्माक्षेपी होती है, क्योंकि इससे ऊष्मा निकलता है, यानी कि हमारे शरीर में श्वसन के द्वारा ही हीट रिलीज होता है, यानी कि हमारा शरीर गर्म होता है श्वसन के कारण ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। जो चिप्स की पैकेट होते हैं उसमें विकृत गंधिता से बचाने के लिए चिप्स को कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। ठीक है, 15 का B हो जाएगा आंसर आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखिए जो जंग लगता है वो किसी भी फ्रेश मेटल में उसमें ऑक्साइड का जुड़ जाना क्या कहलाता है, जंग लगना। तो ये हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी चीज जुड़ जाता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका A। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। देखिए उपचयन मतलब होता है
ऑक्सीजन का जुटना। तो यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन टूट करके किसके साथ जुड़ रहा है, कार्बन के साथ। तो यहाँ देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुटा, तो यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कार्बन का यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि उपचयन हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो इसमें देखिए यहाँ 4 ठो दिया है, तो 4 में देखिए ये जो 3 है ये संतुलित नहीं है। ऑप्शन ए जो है ये संतुलित है, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका रियल सोल्यूशन दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। तो आप आंसर ए मारेंगे, टिक, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए यहाँ जो पीबी है यानी कि लेड है, वो कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, पीबी क्लोराइड, यानी कि लेड क्लोराइड और कॉपर को अलग कर दे रहा है। तो जो पीबी होता है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो पीबी जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, यानी कि हटा दे रहा है, ठीक है, विस्थापित कर दे रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो कौन हो जाएगा आपका आंसर, प्याज, यानी कि आंसर डी हो जाएगा 20 का, ठीक है। देखिए यहाँ पे हल्दी, लिटमस, चाइना रोज, ये सब आपके नेचुरल इंडिकेटर्स है, यानी कि प्राकृतिक सूचक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन सवाल देखते हैं, 21 नंबर का है ये, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं। तो हड्डी को जोड़ने के लिए, जैसे अगर मान लेते हैं किसी भी एक्सीडेंट में या कोई घटना में किसी की भी बोन्स ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तो डॉक्टर कैल्शियम सल्फेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। हाफ मॉलिक्यूल्स होता है इसके साथ वाटर का, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। इसको हम अच्छे से कैसे पढ़ेंगे, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। तो विरंजक चूर्ण को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, यानी कि CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। क्वेश्चन नंबर 23 में एक चित्र दिया है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है। देखिए यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी जब पास होता है वाटर में तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में आपका कौन सा अम्ल पाया जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, तनुकरण प्रतिक्रिया में होती है। तो तनुकरण किसे कहते हैं, तनुकरण कहते हैं किसी भी एसिड में या बेस में, यानी कि अम्ल में या क्षारक में पानी को ऐड कर देना, यानी पानी के वॉल्यूम को बढ़ा देना। तो जब हम पानी के वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, यानी पानी की मात्रा को बढ़ाते हैं, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन में क्या हो जाती है, उसकी सांद्रता में कमी हो जाती है, ठीक है। तो आंसर आप सी टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। तो प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। AgBr को जब प्रकाश की उपस्थिति में हम रखेंगे, यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा और Br अलग हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन है। तो प्रकाशीय वियोजन यानी कि प्रकाश चाहिए इसमें, ठीक है। तो इसमें जब सनलाइट पड़ती है तो ये दोनों टूट के अलग हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है, कुटपाद से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है। देखिए वसा का इमल्सीकरण कौन करता है, तो वो पित्त करता है, क्योंकि पित्त पित्ताशय से निकलने वाला एक पित्त रस होता है जो कि वसा के चारों तरफ जुड़कर उसे इमल्सीकरण यानी कि उसे तोड़ करके छोटी छोटी वसा की गोलिकाओं में कन्वर्ट कर देता है, और इस प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। तो किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। देखिए अमरबेल में तो आपका विषमपोषी है, कवक भी विषमपोषी है, ठीक है, अमीबा भी। लेकिन आम यानी कि आम का पेड़ है यहाँ पे, ठीक है, आप इसे आम का पेड़ समझिए। तो आम का पेड़ या आम, यहाँ आम दिया है तो आम लेके चलते हैं हम लोग। आम एक ऐसा जीव है जिसमें स्वपोषी पोषण होता है, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप डी टिक कर दीजिएगा, ठीक है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4,
यानी 4 चैम्बर होते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 31, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन को कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वृक्काणु, वृक्काणु आपका जो है उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 33, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका डायलिसिस यानी कि अपोहन। ठीक है, हिंदी में ये क्या होता है, अपोहन। यानी इसमें क्या होता है कि मानव शरीर के जो खून होते हैं यानी कि ब्लड होते हैं, उसे मशीन, कृत्रिम मशीन के द्वारा यानी कि कृत्रिम किडनी के द्वारा उसे फ्रेश किया जाता है, यानी कि छानकर उसको शरीर में फिर से भेजा जाता है, और इस प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं अपोहन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, जनन की मूल घटना क्या है? तो यहां पर देखिए जनन की मूल घटना होता है डीएनए की प्रकृति का बनना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शा रहा है? ये बहुखंडन को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है? बहुखंडन को। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो उसे हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो वो आपका करता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो लड़कों में यौनारंभ के समय जो बदलाव होते हैं, दाढ़ी आना, मूछ आना, शारीरिक स्ट्रक्चर में जो बदलाव होते हैं, वो कौन से हार्मोन के कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, सौर स्थिरांक का मान क्या है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, मीथेन। जैव गैस का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन इस सेट का हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 25 डिग्री के आसपास। तो देखिए यहाँ तो 30 दिया हुआ है, 40 है, 50 है, तो आपका जो ऑप्शन है ए सही हो जाएगा। ठीक है, 25 या 25 से कम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सेट है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको और भी सेट चाहिए, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए सेट के साथ।